गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ना तो चार्ज की बात अगर मैं कहूँ ह्यूमन काइंड के लिए नई थी, ना ही मैग्नेटिज्म की बात। चार्ज के बारे में भी लोगों को बहुत पहले पता था कि दो चीज़ों को रब करने से फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। उसी प्रकार अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो इनफैक्ट बीसी बिफोर क्राइस्ट के ज़माने में लोगों को पता था कि कुछ ऐसी मटेरियल होती है जो लोहे जैसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम ये बात कहें कि इंडिपेंडेंटली चार्ज के बारे में लोगों को आइडिया था, थोड़ा मैग्नेटिज्म के बारे में आइडिया था, पर इस बात का आइडिया काफ़ी बाद में चला, इस बात का पता काफ़ी बाद में चला कि ये दोनों मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपस में भी कोरिलेशन है। तो इस चीज को अगर किसी ने सबसे पहले बताया तो वो थे 1820 में ओस्टेड। आई थिंक आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लास 10th में, कि अगर एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल लाया जाए तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी ना, ये करंट इन वायर से क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? तो यही इन दोनों के बीच संबंध का पता चला कि भाई करंट इन अ वायर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट अफेक्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये इस इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ एक यूनिफिकेशन, एक संबंध बन गया। ओके, इसलिए इस चैप्टर में हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं। मूविंग चार्ज मतलब करंट के कारण मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। दो चैप्टर्स हैं, इसका अगला चैप्टर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के कारण मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है, जैसे मैग्नेटाइट, लोहा, ये सब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन यहां मूविंग चार्ज के कारण, दैट इज करंट के कारण क्या मैग्नेटिज्म आएगा वो देखेंगे। अब इस चैप्टर को भी हम दो हेड में बांट सकते हैं। पहला, हम कह सकते हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका अफेक्ट कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस करेंगे मूविंग चार्ज से। ओके, तो दूसरा हो जाएगा मेरा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कह सकते हैं। मतलब इस चैप्टर को हम दो टॉपिक में बांटे हैं, तो एक टॉपिक ये मेन टॉपिक बनेगा और एक टॉपिक ये बनेगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मूविंग चार्ज ही होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी मूविंग चार्ज पे ही लगेगा। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों में से पहले हम इसे लें, ठीक है, पहले इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करें और इसकी रिजेम्बलेंस हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेने की कोशिश करें तो कुछ रिजेम्बलेंस भी आएगी, कुछ डिफरेंस भी आएगा। पहली बात, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, Q इंटू ई। Q चार्ज पे E इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती थी, Q इंटू ई, यही। इस पे ऑब्वियसली मूविंग चार्ज की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में वेलोसिटी पिक्चर में आ जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स पढ़ने से पहले जरा सा हम एक चीज और देख लें, क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहली बात, और दूसरी बात इसके यूनिट वगैरह क्या होते हैं ये जरा देखते हैं। तो पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक पल देखें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन को याद रखने का ना एक बड़ा आसान सा तरीका है। क्या आप याद करो, वो जो बाण होते थे सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, धनुष बाण का बाण एरो कुछ ऐसा होता है,
ये वाला एंड को हम धनुष पे रख करके ऐसे खींच के छोड़ते हैं। तो देखो अगर ये बाण नीचे से ऊपर आ रहा है तो आपको ना ये एंड दिखेगा, ये एंड का ये टिप, यानी फील्ड अगर मान लो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रही है तो आप इसे ऐसे इस टिप से डॉट 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 इससे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। ये हो गया फील्ड अपवार्ड, हम ये मान के चलेंगे फील्ड अपवार्ड, ओके। या फील्ड ही नहीं, कोई भी मैग्नेटिक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो अपवार्ड आएगी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही बाण को देखिए, जब आप ये नीचे जा रहा होगा तो ये आपको इसकी पुछरी ये दिखेगी, ये वाली, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तब हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस 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 दे दनादन क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसको मैं क्या कहूं, फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड। और इसी पैटर्न को, इसी को हम फॉलो करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड दिखाने में। तो डायरेक्शन से संबंधित बस ये बाण का याद रखना है, एरो का याद रखना है, एरो हेड और एरो टेल के आधार पे हम कर लेंगे इसको। इसके बाद थोड़ा सा इसका यूनिट देख लेते हैं, फिर आते हैं फोर्स पे बैक हो जाते हैं। इसी चैप्टर में जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला आता है, वहां से यूनिट निकाला गया। तो फॉर्मूला तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यूनिट के कंटेक्स्ट में उस फॉर्मूले को मैं अभी ले रहा हूं। फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक ILB, मैग्नेटिक फोर्स ILB होता है, जबकि I करंट है और L लेंथ है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से F/IL लिख सकते हैं। फोर्स न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही है SI यूनिट, और इसको हम टेस्ला भी कह देते हैं, TESL, और रिप्रेजेंटेशन बाई T। और एक और यूनिट SI यूनिट ये इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों आपने दिमाग में रखना है, कौन कौन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कई बार इसका CGS यूनिट भी बड़ा यूज होता है, और वो CGS यूनिट है इसका गॉस। वो सब थे SI यूनिट, ये है CGS यूनिट। इसका CGS यूनिट होता है GAUSS, गॉस, रिप्रेजेंटेड बाई G। तो अब इस CGS यूनिट का SI यूनिट के साथ, मतलब गॉस का टेस्ला के साथ क्या संबंध है। न्यूमेरिकल में अगर गॉस में दिया हुआ होगा तो आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कन्वर्जन 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 10 to the power -5 टेस्ला के ऑर्डर में होता है, तो 10 गॉस के अराउंड आया। इसलिए सिंस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस रेंज में है तो उसको कई बार गॉस में लिख देता है, तो करस्पॉन्डिंगली हम साथ के साथ हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जान गए, हम इसका यूनिट जान गए, तो फिर हम बैक हो जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो देखिए बात ये आई कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगेगा। देखो नाम ही है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो QE था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखा कि QE था, पर जो मैग्नेटिक फोर्स की बात आएगी तो QV क्रॉस B, ये फॉर्मूला बनेगा। मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो आपको मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर न्यूमेरिकल में ये आ रहा है कि चार्ज की स्पीड घट बढ़ रही है, तो आप स्टेशनरी चार्ज को रखा हमने और वो चार्ज पे फोर्स लगा, उसमें मूवमेंट स्टार्ट आ गया, तो समझ लेना कहीं ना कहीं दूसरा फोर्स इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स पिक्चर में है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसकी ऑटोमेटिकली, अगर ये वेलोसिटी जीरो है तो उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। ओके, दूसरी बात, इस फॉर्मूले को अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट V क्रॉस B में है ये फॉर्मूला, तो एक चीज और देखो, इसको मैं लिख सकता हूं QVB साइन थीटा। आपने ये तो देख लिया कि V जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ये बात आपने देख लिया। एक और सिचुएशन जरा देखो, तो अगर थीटा जीरो हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए तो फिर तो यहाँ साइन थीटा जीरो ही हो जाएगा, और फिर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर उसमें वेलोसिटी है भी और
वो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, मतलब कम से कम इस लाइन में है, तो अगर इसके लाइन में वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स फिर नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को लगेगा कि भाई मेरे लाइन का ही बंदा है, मतलब मेरे लाइन को ही मैच कर रहा है, खैर व्हाटएवर। तो यहाँ पर वंस अगेन उस केस में भी दो केस, या तो वेलोसिटी जीरो है या दूसरा अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल यानी उस लाइन को मैच कर रही है, उसके डायरेक्शन को मैच कर रही है या उसके अपोजिट है, तब उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, बात आ गई कि एक चार्ज Q जिसकी वेलोसिटी v है वो मैग्नेटिक फील्ड B में है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा। अब इसमें हम ना एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिटाएं, यहां पर देखो क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। ये देखो स्पेसिफिक वर्ड को ध्यान रखना, स्पेसिफिक जब भी वर्ड यूज करे पर यूनिट मास में आ जाता है। आप देखो, हाँ 11th का देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था 4200 जूल पर केजी, यानी पर यूनिट मास में आ जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट, हीट पर यूनिट मास। ओके, तो स्पेसिफिक इसमें दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में? स्पेसिफिक Q/m 0.2। ओके, और इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 2I-3j, और ये किस फील्ड में है? 5I प्लस 2j, 5I प्लस 2j। तो अब पूछ रहा है हमसे क्या? एक्सीलरेशन क्या है। भाई फोर्स लग रहेगा ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो पहले हम फोर्स निकाल लें। फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा QV क्रॉस B, यही होगा फोर्स, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी Q बाय मास, वही स्पेसिफिक चार्ज बन गया ऊपर जो दिया हुआ था, और V क्रॉस B, ये तो कितना हो गया? 0.2, 0.2 ये हो गया, ऊपर दे रखा है हमें, और V क्रॉस B। अब ये देखो V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में, IJ फॉर्म में है ना, तो हमें A क्रॉस B याद करना, याद करो A क्रॉस B। एक मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लें। A क्रॉस B कैसे निकालते थे? मान लो एक वेक्टर A है जो कि A1I प्लस A2J प्लस A3K है, और दूसरा वेक्टर B है जो कि था B1I प्लस B2J प्लस B3K, और आपसे पूछा जाता कि भाई A क्रॉस B बताइए। तो A क्रॉस B निकालने के लिए याद करो कुछ ऐसा करते थे ना हमने, IJ के, और जो A का पहले A है तो पहले हम A लेंगे, अगर B क्रॉस A होता तो पहले हम B का लिखते हैं। तो A का I में A1 है, J में A2 है, K में A3 है, तो A1 A2 A3, उसी प्रकार B का लिख दो, B1 B2 B3। अब कैसे करते हैं इसको? देखो, I वाले को ले लो, I वाले को ले लो और I वाले को ढक लो, तो दिख क्या रहा है? ये, इसको इससे करो, इसको इससे करो 1 नंबर स्टेप, और फिर इसको इससे करो 2 नंबर स्टेप। A2 B3 1 माइनस A3 B2, ये आ गया I में। अब J में, तो J में ना प्लस, ऐसे लिखना, प्लस I माइनस J, प्लस के ऑल्टरनेट चलता है, तो प्लस I अब माइनस J, अब J वाले को ढक लो, तो फिर ये स्टेप 1 है मेरा, तो A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस A3 B1। अब आई K की बारी, तो प्लस I माइनस J प्लस K, ऑल्टरनेट प्लस K, तो K वाले को ढक लो, मतलब ये और ये ढक लो। आपको क्या दिखा? एक स्टेप ये A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो बस यही चीज यहां कर दें, यही चीज यहां कर दें कि भाई क्या है मेरा, यहां अगर देखो तो V क्रॉस B ये ठीक है, समझ गए? तो मैं इसे मिटा रहा हूं। पेन कॉपी लेके बैठा करो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाओ, क्योंकि इससे आपकी समझ और बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो V क्रॉस B मुझे था निकालना है ना, V क्रॉस B, वही करें, I J K। पहले मैं V का लिख लेता हूं, तो V मेरा देखो क्या है,
मेरा v है 2 - 3 और k में कुछ नहीं है तो मैं उसे 0 लिखूंगा, 2 - 3 0। और b क्या है 5 2 0, कुछ नहीं है k में तो उसको 0 लिखते हैं। 5 2 0 करो प्लस i, तो i वाले को ढकोगे तो 0 - 0, क्लियर हो रहा है। प्लस के बाद -j वाले को ढकोगे फिर 0 - 0, देखो 0 - 0 और प्लस k प्लस माइनस प्लस। अब k वाले को ढको इधर 4 माइनस, ये देखो -3 है तो -3 × 5 -15 होगा, ये ध्यान में रखना। ये स्टेप माइनस ये स्टेप, तो ये स्टेप 4 हो गया, माइनस वो वाला माइनस आ गया, लेकिन इसमें खुद में माइनस है, -3 × 5 -15। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना है थोड़ा। तो यहां ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ के बचा 4 माइनस माइनस प्लस 15, कितना हो गया 19 के में। तो यहां रख दो उसे 19 के में, तो हो जाएगा 19 × 38 3.8। एक्सीलरेशन है ना, एसआई में लेके चल रहे हैं सब कुछ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गया। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी, इस फॉर्मूला को लगाना आ जाएगा, F = QV × B, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ओके। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो F = QV × B, तो इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसका डायरेक्शन देखो V × B का। A × B का डायरेक्शन क्या होता था, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हो तो A × B का डायरेक्शन क्या होता था, A × B A पर भी परपेंडिकुलर होता था और B पर भी परपेंडिकुलर होता था। या एक मिनट जैसा मैं रिवाइज करवा दूं आपको वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने वाला, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी देखो, इस ब्लैक को मैं A मान रहा हूं और इस ग्रीन को मैं B मान रहा हूं। तो A × B का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कर लिया एक पल को कि A इधर है और B इधर है। अपने राइट हैंड के पाम और थंब को ऐसे स्ट्रेच करो 90 डिग्री पे और अपने पाम को A वेक्टर की तरफ रखो। जैसे ये मेरा A है, ये मेरा A है, तो A वेक्टर की तरफ रखो, इस तरह से रखो कि जब कर्ल करो तो B मिले। अब देखो ये मुझे A की तरफ रखना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब में तो ये A की तरफ ही है। पर अगर मैं यहां कर्ल करूं तो मेरा कर्लिंग इधर होगा, B नहीं मिलेगा, मेरा B इधर है। तो मैं पाम को ऐसे स्ट्रेच करूं ताकि जब कर्ल करूं तो मुझे B मिले, ग्रीन वाला देखो मिल रहा है। तब उस सिचुएशन में जो मेरा थंब है जो अभी इनवर्ट जा रहा है ऐसे, वो मेरा A × B का डायरेक्शन देता है। तो QV × B में आपका जो फोर्स आएगा V पे भी परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फोर्स आपका V पे भी परपेंडिकुलर आएगा, फोर्स आपका B पे भी परपेंडिकुलर आएगा। ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर V पे भी होगा और ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर B पे भी होगा। तो अगर V पे परपेंडिकुलर होगा, तो जरा सा आप 11th का एक चैप्टर याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां पर जब आप देखते थे, एक कॉमन सा एग्जांपल ले लो कि एक धागे में एक पत्थर को बांधा और ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, तो धागे का टेंशन लगातार उसे सेंटर की तरफ फोर्स देता था, और जबकि वो घूमता था ऐसे सर्कल में और धागे का टेंशन लगातार उसे ऐसे सेंट्रीपिटल देता था, याद करो। तो इस केस में सिंस इसकी पत्थर की वेलोसिटी ऐसे 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 और हमेशा फोर्स इस पे परपेंडिकुलर, तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग नहीं होता था, तो वेलोसिटी की स्पीड यानी उसकी स्पीड को वो चेंज नहीं कर पाता। क्या कर पाता है ऐसे सिचुएशन में, परपेंडिकुलर फोर्स से सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे गोल गोल घुमा दिया, राइट। यानी मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल को स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर पार्टिकल स्पीड अप स्पीड डाउन हो रहा है तो समझ लेना कि कोई ना कोई और, मे बी इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह, कोई ना कोई दूसरा फोर्स है जो उसे स्पीड अप स्पीड डाउन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड में चेंज नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई। चलो इसी एस्पेक्ट पे एक प्रॉब्लम देखते हैं।
इसके इसी एस्पेक्ट पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड आई जे में मुझे दे रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाया तो देखा गया कि एक्सीलरेशन है xi प्लस 2j। तो बताइए कि ये x कितना है। ओके, अभी जो हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। क्यों? a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, इसलिए a डॉट बी इक्वल टू जीरो। राइट, यानी अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ या मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अभी देखा ना आपने भाई कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है, v क्रॉस भी है, यानी ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो भाई कर दो जीरो, लगा दो, उसी से x निकल जाएगा, यानी एक्सीलरेशन का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो जीरो आएगा। बात क्लियर? आएगा। डॉट प्रोडक्ट याद करो, एक पल को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। अगर एक वेक्टर ए है जो आई जे में दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ओके, अगर थीटा में दिया होता तो सीधा हम ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन आई जे के में दिया हो तो कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही होगा, जस्ट एक डिवीजन b1i प्लस b2j प्लस b3 के। अब अगर a डॉट b निकालना हो तो याद करो क्या करते थे, a डॉट b गुना करते थे i वाले के कोएफिशिएंट दैट इज a1 b1 प्लस j वाले के कोएफिशिएंट a2 b2 प्लस k वाले के कोएफिशिएंट a3 b3। लो भाई कर दो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दो डन डना डन डन, लगा दे, वही चीज लगा दे। अरे यहां भी तो वही है भाई, एक्सीलरेशन क्या है xi प्लस 2j, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 3i प्लस 4j इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये भी तो उधर जाके जीरो ही हो जाएगा, यानी क्या हो गया xi प्लस 2j 3i प्लस 4j, और इसको इधर लाके जीरो कर दिया। क्या है a1 b1 a2 b2, i का कोएफिशिएंट क्या है, एक तरफ x एक तरफ 3, मल्टीप्लाई करो 3x, j का कोएफिशिएंट क्या है, एक तरफ 4 एक तरफ 2, मल्टीप्लाई करो 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -8/3 आ गया डॉट प्रोडक्ट से। तो इसे पिछला वाला प्रॉब्लम क्रॉस प्रोडक्ट पे था, ये थोड़ा डॉट प्रोडक्ट पे था, उसका भी डिवीजन हो गया हमें। अब चलो, अब हम देखेंगे कि चलो कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है QV क्रॉस B लग रहा है, इसके डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। कैसे? एक बार फील्ड के पैरेलल गया तो हम जानते हैं कि भाई वेलोसिटी अगर फील्ड के पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है। दूसरी हम देखेंगे कि अगर इस वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजे तो परपेंडिकुलर जाने पे क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, गोल गोल घुमा देगा सर्कल में। ओके, उस केस में हम देखेंगे कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। और तीसरा केस देखेंगे कि वो एक एंगल पे गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से मान लो 30 डिग्री पे गया है, तब क्या सिचुएशन बनेगा। इन तीनों केसेस को हम एक एक करके देखें। चलो इसको मिटाएं। ओके बच्चों, केस वन लिया, मोस्ट कॉमन केस जो है कि ये वेलोसिटी पैरेलल था बी के, तो उस केस में तुम जानते हो कोई फोर्स नहीं लगना है, कोई फोर्स नहीं लगना है। फील्ड कहता है भाई तो अपने लाइन का आदमी है, अपने लाइन में आ रहा है, अपनी बिरादरी है, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। बात क्लियर? दूसरा केस, केस नंबर 2 क्या है भाई? केस नंबर 2, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी हुआ, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी हुआ, वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करके गोल 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 घुमा देगा उसे। देखें जरा, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना? चलो 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 चलो, ये एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v स्पीड से, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, ये लो भाई सर्कल में घुमा दिया, सर्कल में
घुमा दिया, ओके, सर्कल में घुमा दिया तो इसका रेडियस निकाले कितना होगा। सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां क्या था थीटा, 90 डिग्री, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बचा, क्यू बी बी। मैग्नेटिक फोर्स ने इसे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दिया, गोल गोल घुमा दिया, परपेंडिकुलर लग रहा था, राइट। यानी ये क्यू वी बी ने इसे mv²/r दिया। कोई डाउट, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है उसे सेंट्रीपिटल चाहिए होता है, चाहे मून अर्थ के चारों तरफ घूमे, चाहे अर्थ सन के चारों तरफ घूमे, चाहे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमे। हर केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहीं ग्रेविटेशनल, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहीं वो धागे का टेंशन, वो सिचुएशन का सेंट्रीपिटल बन गया। mv²/r इक्वेट कर देंगे। राइट 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 राइट, यहां तक बात समझ में आई। ये वी बी गए अपने घर, और ये देखो रेडियस, ये रेडियस जिस सर्कल में घूमेगा mv/qb होगा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना बड़ा सर्कल में घूमेगा। बात क्लियर, ओके। अब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो एक चक्कर में कितना समय लगाएगा, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं भाई ना, निकालने टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड मेरा होता है 2πr, एक चक्कर l/v स्पीड से घुमा। इसका स्पीड थोड़े ना फर्क पड़ेगा, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। 2π, अभी अभी आपने निकाला कि रेडियस जो होता है वो mv/qb होता है, बाई v, ये वाला v से v गए अपने घर, क्या हो गया टाइम पीरियड 2πm/qb। बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी। चाहे कम स्पीड में जाए चाहे ज्यादा स्पीड में जाए, उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। अब ज्यादा स्पीड में जाएगा तो जो हमने अभी डिस्कस किया था, ज्यादा बड़ा सर्कल बना लेगा, लो ये लो, और ज्यादा स्पीड से जाएगा और बड़ा सर्कल बना लेगा, लेकिन टाइम उसको सेम लगेगा। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी इसको प्लॉट दो, 1 बाई टाइम पीरियड दैट इज qb/2πm। इसके इस प्रिंसिपल पे कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एक डिवाइस बड़ा अच्छा बनाया गया है, साइक्लोट्रॉन, जो काम करता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का, स्पीड अप करने का। कई एक्सपेरिमेंट में जरूरत पड़ती है कि काफी ज्यादा स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना होता है, तो साइक्लोट्रॉन वही डिवाइस है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ओके। तो ये बात क्लियर आ गई। अब यहां पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब फार्मूला तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb, ये फार्मूला, रेडियस इक्वल टू mv/qb, ये फार्मूला। अब रेडियस इक्वल टू mv/qb फार्मूले को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। mv को अगर आप मैकेनिक्स के हिसाब से देखो, mv मोमेंटम है, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ भी क्या रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले को हम चाहें तो चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार न्यूमेरिकल वैसे होते हैं, तो देखें इस मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करके। चलो मैं इन फार्मूला को ऊपर लिख देता हूं एक पल को, और आपके पास फार्मूला क्या आया भाई, आपके पास आया फार्मूला कि रेडियस इक्वल टू mv/qb, यही फार्मूला है ना, ओके। अब इस mv को देखो, इस mv को मोमेंटम होता है आपका mv, मोमेंटम होता है आपका mv, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv²। इस हाफ mv² को मैं जानबूझ करके ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये m इस m से मल्टीप्लाई होकर m² v² p² बन जाएगा। हम यही तो लाना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन p एंड k। इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो हाफ m हो गया भाई m² v² डिवाइडेड बाई m, ये हो गया p²। देखो ये सारा मैकेनिक्स में काफी यूज होता है और हमने किया भी होगा। और यहां से मोमेंटम p² देखो √2m के, देख रहे हो, क्लियर। ये सब फार्मूला में डायरेक्ट याद रखना है। तो इस mv को हम क्या लिख सकते हैं, √2m के भी लिख सकते हैं, 2mk/qb। अब कई बार काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी थोड़े दूसरे टर्म्स में दिया रहता है, उसको भी देख लें। इस सब पे प्रॉब्लम आएगा, जम के आता है। ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला बना था, इसको इधर लिख लें 2πm/qb, ओके।
इधर वाला मैं इरेज कर रहा हूं। ये जो आपने मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला लेके आए। अब काइनेटिक एनर्जी का एक और रिलेशन देखो। आप अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू को v पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारो, पहला चैप्टर याद करो इलेक्ट्रोस्टैट का, पहला चैप्टर चार्ज एंड पोटेंशियल वाला, चार्ज वाला। उसके बाद जब पोटेंशियल में आते थे, उसके मतलब दूसरे चैप्टर में जब आते थे, तब आपने पढ़ा होगा कि जब v पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज पार्टिकल को गुजारा जाता था, तो ये जो फील्ड यहाँ पे वर्क करता था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को कर देता था q मल्टीप्लाइड बाई v, q मल्टीप्लाइड बाई v, यही कर देता था ना। ओके, तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह q मल्टीप्लाइड बाई v भी तो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √2m, k की जगह हम लिख सकते हैं q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बाई क्यू बी। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये भी ना वेलोसिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ जिसका, और ये भी है पोटेंशियल का, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए ना जो वेलोसिटी वाला v है इसका मैं मूंछ बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं खड़ा खड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। तो ऐसे लिखा हुआ है तो समझना पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखना है तो वेलोसिटी। ओके, तो आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला है रेडियस का जो फॉर्मूला है, ये कई फॉर्म में आ गया, mv बाई क्यू बी, √2mk बाई क्यू बी, या √2m क्यू बी बाई क्यू बी। अब इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा। चलो मिटाएं, नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो, 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 सारे फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट, इस पे लगातार प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं। तो नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखो एक प्रॉब्लम बनाते हैं, इससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से गुजारा गया है एक रीजन में जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इनकी वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि तीनों जो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे उनका रेडियस का प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, ये देखो, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा तुम्हें पूछेगा आगे मॉडर्न फिजिक्स में भी हमेशा। तो इनके चार्ज और मास के रेशियो को पहले समझ लो। देखो प्रोटॉन ले लिया, यहां ले लिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? H12, यही होता है ना, H12 आइसोटोप है हाइड्रोजन का, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और यहाँ ले लिया हमने अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम। ठीक है, तो चार्ज वाइज अगर देखो, चार्ज वाइज तो प्रोटॉन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज सिंगल है, मास भले ही डबल है। और अल्फा पार्टिकल He24, इसके पास चार्ज होता है 2 + 2e, ये होता है, राइट। ये कैसे बनाया जाता है? हीलियम एटम के को आयोनाइज करा दो, ठीक है, यानी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो बच गया 2 प्रोटॉन, वही चार्ज। ठीक है, अब चार्ज के बाद इनका मास देखो, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो मास चार्ज, याद करो mv/qb, ठीक है, मास भी देखा है और चार्ज भी, तो वो रेशियो पे डिपेंड करता है। तो मास देखो, प्रोटॉन में एक प्रोटॉन का मास, जबकि इसका मास 2 प्रोटॉन का मास, और इसका 4 प्रोटॉन का मास। तो ये याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इसका डबल, और मास वाइज इसका 1 यूनिट, इसका 2 यूनिट और इसका 4 यूनिट। अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे? देखो, आपने रेडियस का फॉर्मूला बनाया था mv/qb, और mv को आपने लिखा था √2mk/qb, और इसको भी आगे करके आपने बना दिया था √2mk को लिखा था q × v, पोटेंशियल डिफरेंस बाई qb। ओके, हो गया। मैं इस फॉर्मूले को पकड़ रहा हूँ, कारण दे रखा है थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व है, मैं इस फॉर्मूले को पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, आप इस फॉर्मूले को ऐसे कर लो, 1/b बाहर निकाल लेता हूँ, और ये q को रूट के अंदर नीचे भी लेके चला जाता हूँ, तो q² हो जाएगा, ऊपर वाले एक q से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √2mv/q
क्यू अंदर आ गया, देख रहे हो। यानी ये जो रेडियस है ये प्रोपोर्शनल हो गया आपको अंडर रूट मास बाई क्यू के, क्योंकि आपको v भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहा है, तो अंडर रूट m बाई क्यू के। तो अगर आप r अल्फा, आप क्या निकालना चाह रहे हो, ये रेशियो निकालना चाह रहे हो ना, r प्रोटॉन इज टू r ड्यूट्रॉन इज टू r अल्फा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ देखो प्रोटॉन का m बाई क्यू, प्रोटॉन का m बाई क्यू यानी mp मास ऑफ प्रोटॉन बाई p इज टू ड्यूट्रॉन का ट्वाइस mp बाई e, ट्वाइस mp बाई e और इज टू अल्फा पार्टिकल का 4mp बाई 2e, 4mp बाई 2e। तो सबसे अगर mp बाई e, mp बाई e, mp बाई e हटाओगे तो ये आ गया 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 2 आ गया, 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 2। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई इससे, राइट। चलो मिटाऊं, समझ में आ गई बात ये, ओके। अब आई केस 3 की बारी। केस 3 कौन सा था, देखो दो केसेस हमने कर लिया, वेलोसिटी पैरेलल था तो कोई फोर्स नहीं लगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर था गोल गोल घुमा दिया। हालांकि अभी केस 2 के और केस बना सकते हैं, जैसे देखो एक आध केस और फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी, जिसमें देखो हम इसको एक टॉपिक दे सकते हैं नाम, डेविएशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, डेविएशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके तीसरे केस की तरफ आएंगे। मान लो कि चार्ज पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस बार थोड़ा कन्फाइंड था, मतलब यहां से लेकर के यहीं तक में मैग्नेटिक फील्ड था, यहां से लेकर के यहीं तक में मैग्नेटिक फील्ड था। तो एक चार्ज पार्टिकल गया, ऐसे गया, मान लो ये ऐसे गया, ऐसे गया, इस पॉइंट के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड ना इतनी ही दूर तक है, इसी विड्थ तक है, डी विड्थ तक ही है। तो यहां से जैसे ही गया उसने घुमाना गोल गोल स्टार्ट तो किया, ऐसे घुमाया, घुमा रहा पर यहाँ फील्ड खत्म हो गया, तो पूरा वो गोल नहीं घुमा पाया, यहां से पार्टिकल ऐसे निकल गया, ठीक है। तो कहेगा कि डेविएशन, डेविएशन मीन्स वो जा तो रहा था भाई इस डायरेक्शन में और अब ऐसे हो गया, तो ये जो डेविएशन हुआ थीटा, ये बताइए कितना है, राइट। तो देखो ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाया, फील्ड नहीं था, लेकिन यहां से लेके यहां तक तो सर्कल में ही घुमा है ना, और जब सर्कल में घूमता है तो आपको पता है वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, और वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालें तो रेडियल होता है, याद करो। ये देखो यहां पर वेलोसिटी ऐसे, ये रेडियल, इस पे परपेंडिकुलर रेडियल, रेडियल मींस का सेंटर से पास करेगा, यहां पर वेलोसिटी ऐसे, इस पे रेडियल, रेडियल सेंटर से पास करेगा। यानी दो जगह अगर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो तो आपको सेंटर मिल जाएगा। यही ट्रिक हम यहां अपनाएंगे। यहां पर इसकी वेलोसिटी पे मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ओके, और इसकी वेलोसिटी यहां पर पे मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ओके। तो ये इसका हो गया सर्कल, ये आर्क का सर्कल, ओके। अब एक चीज देखो, ये एंगल भी थीटा ही होगा। कैसे थीटा होगा, इस चीज को देखो जरा। अगर वेलोसिटी ऐसे था तो परपेंडिकुलर ऐसे था, ये परपेंडिकुलर था, ये वेलोसिटी था। अब वेलोसिटी ऐसे हुआ तो परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, यानी जितना वेलोसिटी घुमा उतना ही तो परपेंडिकुलर भी घुमा। देखो वेलोसिटी ऐसे से ऐसे हुआ है, परपेंडिकुलर ऐसे से ऐसे हुआ है, तो जितना वेलोसिटी ऐसे घुमा उतना ही तो परपेंडिकुलर भी ऐसे घुमा, यानी इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल यही होगा, थीटा। ये बात क्लियर हो गई, थीटा। तो मुझे यही थीटा लगाना है। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लेते हैं। यहां से ना मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं, इसको मैं एक एंट्री पॉइंट को ए बोल दें, एग्जिट पॉइंट को बी बोल दें, ओके, और इसे सेंटर को मैंने सी बोल दिया, और यहां से जो परपेंडिकुलर डाला इसको मैंने एम बोल दिया। ये डी है तो ये भी डी होगा, और ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ओके।
तो इन ट्राइंगल अगर मैं आ जाऊं CMB, इन ट्राइंगल CMB, देखो साइन थीटा इजकल टू ये अपॉन ये, ओके। साइन थीटा, मुझे थीटा निकालना है इसलिए हम घुमा फिरा के बात वहीं पहुंचा रहे हैं। साइन थीटा इजकल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया D/R। बात क्लियर। अब ये थीटा निकालना है तो लो भाई, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स D/R, निकल गया कितना डेविएशन हुआ। समझ में आई बात। तो इस पे भी क्वेश्चन रहता है। इसमें देखो थोड़ा सा सिचुएशन को और चेंज कर दे इसमें, और इसको ऐसे ना भेज के थोड़ा सा ना ऐसे भेजे तो क्या होगा जरा देखना। इसी मैग्नेटिक फील्ड में इस बार जो मैं भेज रहा हूं थोड़ा सा ये ऐसे, पहले से इंक्लाइन है ऐसे, तो फिर यहां के बाद फोर्स ऐसे लगाएगा इस तरह के सर्किल में। अगर नेगेटिव होता तो ऐसे लगाता है, पर मैं मान के चल रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ऐसे इसको ऐसे घुमा देगा। देखो ऐसे गया और ऐसे सिमेट्रिकली घूम करके यहां पर फिर ऐसे फील्ड से बाहर आ जाएगा। ये ठीक है, सिचुएशन ये आ गई। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो एंट्री पॉइंट A है और एग्जिट पॉइंट B है, ये AB इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना चाह रहे हैं। ये AB इक्वल टू क्या होगा, जरा गौर से देखना। तरह तरह किसी में प्रॉब्लम वेरिएशन करते रहता है। तरीका तो हम वही लगाएंगे कि दो जगह वेलोसिटी पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जाके मिलेगा सेंटर पे, वहां से हमें सेंटर मिल गया, फिर वहां ज्योमेट्री लगाएंगे फिर निकल जाएगा, जैसे भी निकाला था। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ये बन गया सर्कल का सेंटर C, ओके। अब यहाँ अगर ये एंगल थीटा है, दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किस थीटा पे है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। और देखो ये थीटा, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये पूरा लीनियर एंगल है ना जी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वही हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला करके 180, तो उस हिसाब से ये एंगल हो गया 2 थीटा, क्योंकि 90 90 180, राइट। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, इसको मैं M बोल देता हूं, राइट, इसको मैं M बोल देता हूं। तो ये अगर 2 थीटा है तो इधर आधा वाला थीटा होगा और इधर भी आधा वाला थीटा होगा। अब इस ट्राइंगल में मैं आ जाता हूं ACM में, मैं ये निकाल देता हूं, उसी को डबल कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। बात समझ में आई। ऑपरेशन वही है जो हमने पहले किया था। तो इन ट्राइंगल मैं आ रहा हूं CAM, इन ट्राइंगल CAM क्या हो जाएगा बताओ। साइन थीटा इजकल टू ये दूरी दैट इज AM ओवर ये दूरी R। अरे R तो जानते हो ना भाई, R तो आपको पता है MV इजकल टू बाई क्यू भी होता है। यूनिफॉर्म सर्कल के पार्ट में जाता है, तो चाहे पूरा सर्कल ना भी बनाया, इतना ही दूर बनाया, रेडियस तो वही रहेगा ना MV बाई क्यू भी, ओके। तो AM बाई R, ओके। तो मेरा AM आ गया क्या R का साइन थीटा। मुझे निकालना है AB, कितना हो जाएगा बताओ, डबल AM प्लस MB, AB हो जाएगा AM प्लस MB, और MB भी तो सिमेट्री से उतना ही होना है, तो इसको ट्वाइस ऑफ AM कर दो, दैट इज ट्वाइस ऑफ R का साइन थीटा, ये निकल गया आपको AB। क्लियर है, ओके। अब आप यहीं पर एक चीज देखो, अगर हम ऐसे भेजते मतलब थीटा 90 डिग्री रखते और चौड़ाई थोड़ी और होती, चौड़ाई की कमी नहीं थी, तो पूरा ये ना हाफ सर्कल कंप्लीट करके यहां से निकलता। यानी अगर ये थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो पूरा हाफ सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो ये वाला देखो डायमीटर बन जाएगा। ऐसे कुछ देखो ना, ऐसे ये देखा, तब ये वाली दूरी डायमीटर बन गई। और देखो रखने पे आ भी जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखो तो आपको AB इक्वल टू आ जाएगा पूरा डायमीटर, हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया। बात क्लियर आ गई। तो इस पे भी इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो डायरेक्ट ये हो गया AB इक्वल टू 2R साइन थीटा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया, इसको याद कर लेना है, लिख लेना है, राइट। मिटाऊं अब, ओके। तो मुझे हमें ना जो सेकंड केस था कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है और उसमें क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती थी, वो चीजें हमने यहां पर देख लिया। अब हम केस थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने ना दो केसेस देखे
कि वेलोसिटी जब फील्ड के पैरेलल है और वेलोसिटी जब फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन चीज़ों को हमने एक एक करके देखा। अब केस थर्ड हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। केस थर्ड कौन सा था कि वेलोसिटी जब फील्ड के मान लो कोई एक्यूट एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे बना रही है, तब क्या केस होगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।